हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशवंत दामले, आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल सजातीय श्रेणी, जिसमें कि इसका क्रियात्मक समूह रहेगा बॉन्ड 3COOH। एल्केनोइक अम्ल इसे वास्तव में आयुपेशी नाम में बोला जाता है। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+1 बॉन्ड COOH, अर्थात ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, H मतलब हाइड्रोजन है। तो आइए शुरू करते हैं। हम इसे जान लेते हैं कि किस प्रकार से इनके नामकरण आगे होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके नामकरण के मान हमें n बराबर 0 से स्टार्ट होंगे। n1 के मान हमें 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले इस समीकरण में या सूत्र में, सामान्य सूत्र में हम n का मान 0 रखेंगे या 0 रखेंगे, तब हमें ये इसका सामान्य सूत्र आपके सामने है, जिसमें आप सबसे पहले ये मैं इसमें 0 रख रहा हूँ, n के मान को 0 कर रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे हम किस प्रकार से सूत्र बनेगा इसका। देखिए, n का मान यदि 0 रखेंगे तो C हमें प्राप्त होगा सीधे सीधे, और वो भी कैसा होगा, 0 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। H यहाँ पर 2 लगा हुआ है, इंटू में n लगाया, वहाँ 0 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, ठीक। बॉन्ड लगाएंगे, COOH लिखेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन +1 लिखा है तो एक H आ जाएगा और बॉन्ड COOH आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हमें पता चल रहा है कि इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन है, तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे मैथ। एक कार्बन के लिए लिखते हैं मैथ, फिर लगाएंगे इसमें N, ठीक, ये हो जाएगा मैथेन। फिर OH अम्ल इसमें जोड़ देंगे, तो जो हो जाएगा मैथेन OH अम्ल। इसका नाम हो जाएगा आयुपेशी नाम मैथेनोइक अम्ल। इसका यदि साधारण नाम देखें, व्यापारिक नाम हम देखते हैं, तो इसे वास्तव में फॉर्मिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसे हम फॉर्मिक अम्ल भी लिख सकते हैं। ये जो कि चीटियों से प्राप्त किया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल हम यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये इसके नामकरण का पहला स्टेज हो गया है। अब हम दूसरे समीकरण को इसमें देखेंगे, n बराबर का मान 1 रखने पर क्या प्राप्त है। जब n बराबर 1 इसमें रखा जाता है समीकरण में, तब यह मिलेगा हमें C1 मिल जाएगा, H2 है ही सही, इंटू 1 करेंगे, +1 लगाएंगे, बॉन्ड COOH लिखेंगे यहाँ पर। तो ये प्रोबेबिलिटी में हमें मिलेगा यहाँ पर CH3 बॉन्ड COOH। तब इसका नामकरण यदि हम करते हैं तो हमें पता चलता है इसमें कार्बन की संख्या 1 और 1 2 है। गिनती हम यदि चालू करेंगे तो यहाँ से क्रियात्मक समूह पहले पड़ रहा है, वहाँ से गिनती चालू करेंगे, अर्थात 1 और 2 कार्बन हमारे पास हैं। तो 1 कार्बन पर ही लगा हुआ है जी, तो फर्स्ट डैश, फिर लिखेंगे 2 कार्बन के लिए एथ, लिखेंगे N, फिर जोड़ देंगे OH अम्ल, OH अम्ल, ये सूत्र हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसका जबकि व्यापारिक नाम है एसिटिक अम्ल के नाम से भी इसे जानते हैं। एसिटिक अम्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है व्यापार में। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। संरचना सूत्र आप इसका देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, 2 कार्बन लिखेंगे आप, 2 कार्बन को पहले कार्बन कहीं भी आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा इसका क्रियात्मक समूह। शेष कार्बन की संयुक्ताएं हाइड्रोजन से पूरी होंगी, दूसरे कार्बन की तीनों संयुक्ताएं या हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। यदि इस स्ट्रक्चर को और हम खोलना चाहें तो इसे हम और इस प्रकार से खोल सकते हैं। इस संरचना को देखिए, ये 3 बॉन्ड इस पर हैं,
तो एक डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी होगी। ये अवशेष कार्बन की तीनों संयुक्ताएं आप हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। इस प्रकार से इसका ये सूत्र तैयार हो जाएगा, ये कि एसिटिक अम्ल होगा। आगे देखते हैं इसी में, जब हम n का मान 2 रखते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है। n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर C2 प्राप्त होगा हमें, या H2 है इसे इंटू 2 लिखेंगे, n के स्थान पर +1 लगाएंगे, बॉन्ड लगाएंगे, फिर लिखेंगे COOH। ठीक, यहाँ पर 2 है तो ये कार्बन संख्या 2 हो जाएगी, H की संख्या 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगी, ये 4 और 1 जुड़ जाएगा, ये 5 बॉन्ड COOH। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ तो आपको सही दिखेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ठीक, अब इस संरचना में हम कार्बन परमाणु की संख्या काउंट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से गिनती चालू करेंगे। ये हो गया, ये 2 और ये तीसरा कार्बन है। 3 कार्बन हो चुके हैं। 3 कार्बन के लिए आप बोलोगे इसमें प्रोप, लेकिन पहले ही कार्बन पे लगा है तो आप इसे लिख दोगे प्रोपेन करके लिखेंगे पहले, फिर ओएक अम्ल इसमें जोड़ देंगे, प्रोपेनोइक, फिर अम्ल लिख देंगे पीछे। ठीक, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। इनके आयुपेशी नाम और नाम आपके सामने है। इस प्रकार से आप इनके नामकरण करके भी आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए बुक पर चलते हैं चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम हेलो एल्केन श्रेणी पढ़ चुके हैं, एल्कोहल श्रेणी पढ़ ली है हमने, एल्डिहाइड श्रेणी भी पढ़ चुके हैं, कीटोन श्रेणी पढ़ ली है और कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी आज हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये सारी श्रेणियां हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम नीचे की ओर चलते हैं, नीचे क्या है और उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सजातीय श्रेणी। तो सजातीय या समजातीय श्रेणी यहाँ पर दिया गया है। सजातीय श्रेणी से तात्पर्य यही था कि कोई भी श्रेणी जब सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें क्रियात्मक समूह समान होता है कार्बन श्रृंखला में, वरन उनमें प्रत्येक यौगिक में CH2 का अंतर होता है क्रम से। देखा, आपने देखा होगा कि कार्बन परमाणु को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं साकित भी हो सकती है, साथ ही कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणु में उपयुक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह में से प्रतिस्थापित किया सकता है हाइड्रोजन परमाणु को। अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन के यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल के रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक समानता होती है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कि कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। आपको सजातीय श्रेणी की यहाँ परिभाषा मिल गई है और परिभाषा को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित करता है, उसे सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये परिभाषा आपकी समजातीय श्रेणी की परिभाषा रहेगी कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें से कार्बन में स्थित हाइड्रोजनों को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है, वो समजातीय श्रेणी कहते हैं। यहाँ लिखा गया नीचे। अब हम 4.2 वर्णित समजातीय श्रेणी देखेंगे। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिक नीचे आ जाते हैं, उत्तरोत्तर यौगिक के सूत्रों को देखें, जैसे कि यहाँ पर दिया गया मेथेन, एथेन, इनमें से यदि बॉन्ड फ्री है, CH2 बॉन्ड फ्री, इकाई का अंतर है दोनों में, और CH2, C6, C2, C3H8, इनमें भी CH2 का अंतर है। ये हमें सजातीय श्रेणी की ओर संकेत करती हैं कि किस प्रकार से इनमें CH2 का अंतर है, आप इसमें देख पाएंगे। देखिए, यह लिख रहा हूँ मैं CH4, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद मैं लिखूंगा C2H6, ये लिखा मैंने। आप इसमें देखेंगे यदि यहाँ पर एक कार्बन की बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो जाती है।
तीसरा सूत्र भी मैं यहाँ लिख देता हूँ H8 का। यहाँ आप देखेंगे यदि एक कार्बन यहाँ बढ़ रहा है तो एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए कहा जाता है इनके प्रत्येक यौगिक में, समजातीय श्रेणी के प्रत्येक यौगिक में CH2 का अंतर होता है। इसी प्रकार से उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है C2H6 का। तीसरा अंतर दिया C3H8 का। तो यहाँ भी आप देखेंगे यदि एक कार्बन बढ़ रहा है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ जाती हैं। ये अंतर इनमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से मेथेनॉल की श्रेणी हो जाएगी, उसमें भी ये अंतर आपको देखने को मिलेगा कि एक कार्बन बढ़ता है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ जाती हैं। यहाँ देखेंगे एक कार्बन बढ़ा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ गई है, अर्थात CH2 का अंतर है। प्रत्येक सजातीय श्रेणी में ऐसा ही होता है कि उनकी प्रत्येक सदस्य में, आने वाले सदस्य में CH2 का अंतर होता है। यही सजातीय श्रेणी का मुख्य गुण है इनमें, जिसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए अगले युग्म प्रोपेन एवं ब्यूटेन में क्या अंतर हुआ, तो ये आप देख पाएंगे यहाँ 3 कार्बन है या 4 कार्बन है, अर्थात एक कार्बन का अंतर हो चुका है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या 8 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 10 है, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर हो चुका है, मतलब CH2 का अंतर है। क्या आप इन युग्मों के अणु द्रव्यमान में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट है। बिल्कुल हम इनके अणु द्रव्यमान में भी अंतर कर सकते हैं और पता करके बता सकते हैं कि वास्तव में इनमें कितना अंतर हो सकता है, तो वो भी हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए C3H8 C4H10, यहाँ हम देखेंगे केवल CH2 का अंतर है, ये हम देख लेंगे। तो यहाँ अणु द्रव्यमान देख लेते हैं इनकी। एक कार्बन का 12 है तो 3 का हो जाएगा यहाँ पे 36, एक हाइड्रोजन का 8 एक है और 8 हाइड्रोजन का हो जाएगा यहाँ पर 8। तो टोटल इसका योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 44। तो ये हम देखेंगे इसका अणुभार देखेंगे 44 हो गया है। दूसरे का अणुभार देख लेते हैं C4H10 का। यह देखेंगे पहले कार्बन का 12 है और 4 कार्बन है तो 48 हो जाएगा इसका, और हाइड्रोजन की संख्या 10 है तो इसका सीधा सीधा 10 हो जाएगा। योग करेंगे, योग करने पर प्राप्त होगा 58 प्राप्त होगा। तो इसका जो प्राप्त हो रहा है वो हमें कितना हो रहा है 58 अणुभार प्राप्त हो रहा है। टोटल हम देखेंगे इसमें कितना अंतर है। CH2 एक कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, तो टोटल हो गया 14। इन युगों के बीच में 14 अणुभार का अंतर है, परमाणु द्रव्यमान 14 का अंतर रहेगा, अर्थात प्रत्येक जो सजातीय श्रेणी रहेगी उसमें द्रव्यमान 14 का अंतर इसमें देखने को हमको मिलता है। यह देख रहा है कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और कार्बन 4, हाइड्रोजन 8, अर्थात कि ये ब्यूटीन है और ये पेंटीन है। तो ये पूछ रहा है कि इनके बीच में भी CH2 का अंतर होता है, तो हम लिखेंगे बिल्कुल हाँ, इनके बीच में भी हमें CH2 का अंतर दिखाई देता है और होता ही है। और क्या आपको इन युग्मों में कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में कोई संबंध नजर आता है? संबंध नजर ये आता है यदि एक कार्बन बढ़ता है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, अर्थात सीधे सीधे कार्बन की संख्या के दुगने हाइड्रोजन हो जाते हैं। 2 कार्बन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन की संख्या 4, 3 कार्बन हो जाएंगे और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ n बराबर 2, 3 के मान क्या आप इन किसी प्रकार के अल्केन एल्काइन के सामान्य सूत्र बना सकते हैं? तो मैं आपको पिछली वीडियो में इनके सूत्र बनाकर बता चुका हूँ। जब किसी समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ जाता है तो उसके भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है, मतलब एक लिंक दिखाई देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से साथ साथ में गलनांक क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, अर्थात ये परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है उनका, तो ये कहा जा रहा है कार्बन श्रृंखला लंबी होती जा रही है, उनके बीच में बॉन्ड की संख्या बढ़ती जा रही है। बॉन्ड की संख्या बढ़ने से जितने ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए गलनांक और क्वथनांक के मान भी उतने ही अधिक बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि बंध जितने ज़्यादा होंगे श्रृंखला में उतने बंध टूटने में टाइम लगेगा और उतनी ही प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो उनके गलनांक क्वथनांक को बढ़ा देगी। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी उसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं। विलेयता मतलब घुलना,
गुल्ला भी इसी के ऊपर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा बंद होंगे उतने में टूटने में टाइम लगेगा, विलेयता का मान बढ़ता चला जाता है। तो विलेयता का मान घटता चला जाएगा, क्योंकि विलेयता थोड़ी कैसी हो जाएगी, घुलने के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए बंद टूटेंगे तभी पदार्थ लगेगा। किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म सजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। उनकी जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो कैसे बने रहेंगे, समान बने रहेंगे, लेकिन भौतिक गुणधर्म में चेंज आ जाएगा। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सजातीय श्रेणियों में। भौतिक गुणधर्म बदलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और कुछ में घटना भी होता है, और लेकिन रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे, समान बने रहते हैं। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 4.2। ठीक, मैं प्रतिदिन की तरह से कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको विज्ञान विषय कक्षा 10 के पार्ट टू पार्ट और पेज टू पेज वीडियो इसमें मिलने वाले हैं। और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप जो आपकी स्क्रीन पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले जब वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिससे आप उसका लाभ उठा सकते हैं देखकर।